ये सच है सर, हमारी आंखों पे इम्पैक्ट डालता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ जो है प्रैक्टिकली हमारे पूरे शरीर पे असर डालता है, जिसमें जो मेन ऑर्गन जो हमारे अफेक्ट होते हैं वो हार्ट, किडनी एंड आइज। आँखों के ऊपर डायबिटिक पेशेंट के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और अगर इसमें हम ट्रीटमेंट ना करें तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है और कैटरेक्ट भी है तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई अब हम किसका ट्रीटमेंट पहले करें। जिन बच्चों को 2 घंटे की सनलाइट एक्सपोजर नहीं है उसमें चश्मे का नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आपकी आंखों को लेकर कि एक्चुअल में जो हमारी आंखें हैं इनमें क्या प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। जो डिजीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपकी आंखों के लिए वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। कि अगर आपको शुगर है तो क्या इससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, क्या आप अंधे भी हो सकते हैं? एक्चुअल में हकीकत क्या है आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पवन गुप्ता हैं, जो कि दिल्ली के i7 हॉस्पिटल में वर्किंग हैं। वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के एक्सपर्ट हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सर हमारे पॉडकास्ट के आज मेहमान हैं। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। वेलकम। कैसे हैं आप सर? मैं एकदम बढ़िया। सर आपके बारे में पढ़ा था, बहुत लंबा मैंने आपका सीवी एक देखा जिसमें जब हमारा शायद बर्थ ही हुआ था तब से आप इस लाइन में हैं। एक लंबा वक्त आपको हुआ और आज हम आपके साथ बैठे हैं इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक एक अलग वर्ड हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि बस मुझे शुगर है तो इससे मेरी या तो लीवर में प्रॉब्लम आने के चांस रहेंगे या मेरी किडनी में प्रॉब्लम आने के चांस रहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मालूम है कि शायद इससे आंखें भी ख़राब हो सकती हैं, हम अंधे हो सकते हैं। क्या ये सच है सर, हमारी आंखों पे इम्पैक्ट डालता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ जो है प्रैक्टिकली हमारे पूरे शरीर पे असर डालता है, जिसमें जो मेन ऑर्गन जो हमारे अफेक्ट होते हैं वो हार्ट, किडनी एंड आइज़। अच्छा। तो आँखों के ऊपर डायबिटिक पेशेंट के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और अगर इसमें हम ट्रीटमेंट ना करें तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। जो आपने कहा कि भाई क्या इससे आदमी को पूरी रोशनी जा सकती है, तो अगर हम उसकी देखभाल ना करें, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रखें और आँखों में जो भी दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट ना लें तो प्रैक्टिकली ये बीमारी पेशेंट को ब्लाइंड कर सकती है। तो सर जैसे कि हम समझ रहे हैं अब डायबिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो आंखों पर असर डाल रही है बहुत ज़्यादा। ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्या इसके कोई अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे पता लगाया जा सके कि हाँ अगर किसी डायबिटिक पर्सन को आंखों में ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है ये लीड करे डायबिटिक रेटिनोपैथी को? देखिए, इस बीमारी में मेन प्रॉब्लम ये है कि जब शुरुआती स्टेज के अंदर पेशेंट को कोई आइडिया नहीं होता कि मुझे बीमारी हो रही है। तो जब पेशेंट अपने, इसमें मेन रोल जो आता है वो है कि जो डायबिटिक फिजिशियंस हैं जो उनकी डायबिटीज़ की देखभाल कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को ये गाइड करना चाहिए या एडवाइस करना चाहिए कि भाई आप एक रेगुलर इंटरवल पर अपनी आँखें चेक कराते रहें, बिकॉज इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो आते नहीं हैं। पेशेंट को जब शुरुआती स्टेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो विजन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो एक जब रूटीन चेकअप के लिए आया है जिसमें हम पेशेंट की नज़र चेक करते हैं और एक आई ड्रॉप डाल के उसकी पुतली फैला के पीछे का पर्दा हम देखते हैं, तो उस पे हमें इनिशियल स्टेजेस में दिखते हैं जिसके अंदर कुछ ब्लड स्पॉट आ रहे हैं, कुछ हल्के हल्के चेंजेस या माइक्रो एन्यूरिज्म हम बोलते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल हैं उसकी एक आउट पाउचिंग सी हो जाती है। तो ये साइंस बड़े इनिशियल स्टेज में होते हैं, बट दीज आर द वार्निंग साइंस कि शरीर आपको बता रहा है कि भाई अभी भी टाइम है, आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। अगर इस स्टेज पे हमने डिज़ीज़ को पकड़ लिया और पेशेंट ने करेक्टिव मेजर्स ले लिए, जैसे अपनी शुगर वगैरह कंट्रोल कर ली, तो काफ़ी केसेस के अंदर ये इनिशियल चेंजेस रिवर्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। बट अगर ये बीमारी एक स्टेज के आगे निकल गई
तो फिर पेशेंट जितना भी उसमें लगा रहे हमारे पास आते हैं कि जी अब हमारी शुगर कंट्रोल है, अब हमारी क्यों ये चल रही है बीमारी रेटिनोपैथी की, बट वो अब उस लाइन से क्रॉस कर गई। आप अब जितना भी उसमें कंट्रोल रखें, बीमारी अपने नेचुरल कोर्स में आगे धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। अच्छा। तो पेशेंट्स के लिए जिनको भी डायबिटीज़ है, मेन यही है कि भाई एक रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल ये है, फर्स्ट जब आपको डायबिटीज़ का पता लगा तो आपने एक आई एग्जामिनेशन तो अपना तुरंत उसी टाइम कराना है। उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन इज़ मैंडेटरी, साल में एक बार जाना है, चाहे आपको आँख में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आपने एक बार अपने रेटिना की एग्जामिनेशन एक आई डॉक्टर से या रेटिना स्पेशलिस्ट से करानी है, और फिर आपकी एग्जामिनेशन के बाद वो डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करे, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट जो भी कंडीशन है, उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सर जैसे अभी आपने कहा डायबिटीज़ जब हमें पता लगे तब हमें चेकअप कराना चाहिए। मैं अगर डायबिटीज़ को नहीं, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, तो क्या उनको भी रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है? उसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? नहीं, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होगी। अच्छा, तो किस तरह की प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं फिर हमारे नहीं, उसमें रेटिना में और अलग तरीके की बीमारियां हैं जो आ सकती हैं। मान लीजिए जैसे अनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, मतलब डायबिटीज़ नहीं है तो आजकल ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कॉमन है, और ब्लड प्रेशर को भी पेशेंट जो हैं हमारी जनरल पॉपुलेशन सीरियसली नहीं लेती। बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा है। नॉर्मल के इतना तो हमारा रहता ही है, ऐसे जो जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो बड़ा कैजुअली उसको लेते हैं वो लोग। बट ब्लड प्रेशर भी इक्वली डेंजरस डिजीज़ है। अगर एक लिमिट से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है आँख के अंदर, तो सेम आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जो हमारी एक ऑप्टिक नर्व है जो आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, वो डैमेज हो सकती है, पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है। तो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, इनको आपने सीरियसली लेना है, बिकॉज ये एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप मानोगे आपके रेगुलर विजिट आप हॉस्पिटल में लगाते रहोगे, वो ठीक नहीं हो पाता है फिर। सर प्री डायबिटिक केस में भी ये हो सकता है क्या? देखो प्री डायबिटिक में डायबिटिक रेटिनोपैथी एज सच नहीं आती है, ओके। बट ये है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में ये है कि आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन और फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज करके ब्लड शुगर लेवल्स को आप अपना कंट्रोल रख सकते हैं। बट यूजली प्री डायबिटिक के अंदर रेटिनोपैथी के चेंजेस नहीं आते। रेटिनोपैथी जो है मेनली दो चीज़ों से गवर्न होती है। एक कि आपका कंट्रोल कैसा है। ठीक है। सो अगर आपका कंट्रोल अच्छा है, आपने अपना डायबिटिक कंट्रोल वेल मेंटेन्ड शुगर लेवल्स हैं आपके, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं होंगे, ओके, कम होंगे। कम होंगे। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी शुगर कंट्रोल है, आई का चेकअप उनको भी कराना है। वो इस उसमें नहीं रहे कि मेरी शुगर कंट्रोल है मुझे तो होगी ही नहीं। ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है वो है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। अच्छा। मान लीजिए एक पेशेंट को 5 साल से है, एक को 10 साल से, एक को 15 साल से, तो जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी आपकी, वैसे वैसे आपकी आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो ड्यूरेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके। अब उसमें यह है कि जिनकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हैं, जो पेशेंट बिल्कुल लापरवाह हैं, ठीक है, उनमें वो चेंजेस आ जाएंगे 5 साल के अंदर। अच्छा। ठीक है। जो पेशेंट समझदार हैं, जो अपनी शुगर लेवल का, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का, डाइट का सब ध्यान रख रहे हैं, उसमें चेंजेस आने में 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम पीरियड लगेगा, उसमें इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो शुगर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने कहा कि किसी को 5 साल तो किसी को 10 साल समय लगेंगे, क्या कंफर्म है कि डायबिटिक पर्सन को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी ही होगी? देखो एक स्टडी के हिसाब से 20 साल के बाद ऑलमोस्ट 100% पेशेंट विल गेट डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस। ठीक है। अब उसमें हमें जो देखना है कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। ओके। चेंजेस तो आ गए, बट क्या उनसे नज़र के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है। मान लीजिए 20 साल के बाद थोड़े बहुत इधर उधर ब्लड के स्पॉट्स आ गए, एन्यूरिज्म्स बन गए, बट पेशेंट की विजन इंटैक्ट है, तो वो क्लासिफिकेशन में तो आ जाएगा कि भाई ये डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस आ गए। बट क्योंकि उस पेशेंट ने 15-20 साल से अपनी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन की हुई है अच्छे से, तो वो उसकी नज़र पे उतना ज़्यादा असर नहीं डालेंगे डिस्पाइट चेंजेस आ रहे हैं।
सर रिस्क फैक्टर की भी बात हुई और आपने जैसे बताया, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में चांसेस हैं कि हाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है? देखो, दोनों डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर चेंजेस आने के चांसेस हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जी। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली यंग पेशेंट्स को होती है, यस। और टाइप 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, कि भाई ये पेशेंट को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। ये वो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ का पता यूजुअली जल्दी चल जाता है। अच्छा। ठीक है, यंगर जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो इनमें जब डायग्नोसिस होता है डायबिटीज़ का, तो यूजुअली बाय एंड लार्ज डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस नहीं होते, अच्छा। बिकॉज दे आर डायग्नोज्ड अर्ली। ठीक है, एक तो यंग पॉपुलेशन है तो ये जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये धीरे धीरे बढ़ती है और काफ़ी टाइम तक अनडायग्नोस्ड चलती रहती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब टाइप 2 पेशेंट को डायग्नोस होता है तो हम कहते हैं कि भाई जिस दिन आपको डायग्नोसिस हुआ उस दिन आप अपनी आई का चेकअप कराइए, क्योंकि हमें नहीं पता वो पहले कितने टाइम से उसको चल रही है। टाइप 1 के अंदर ये बाय एंड लार्ज हम ये मान के चलते हैं कि भाई इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं चल रही होगी, बिकॉज दे आर डायग्नोज्ड अर्ली। बट उनके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि भाई जिस दिन आपको पता लग गया, आप एक बार जाके अपने आई डॉक्टर से एक बार अपनी रेटिना की एग्जामिनेशन आप करा लो। जी। अब जो रीसेंट ट्रेंड हमने देखा है, आपने क्वेश्चन पूछा है तो, कि अब ये यंगर पॉपुलेशन के अंदर, जी। है ना, ये 35 से 45 साल का जो एज ग्रुप है, हाँ हाँ। इसमें हमारे पास अब काफ़ी पेशेंट आने लग गए हैं जो आई की प्रॉब्लम से आते हैं, है ना। और अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊं, एक लड़की, एंड शी इज़ मैरिड जस्ट 3 months, हैं 3 महीने हुए हैं उसकी शादी को, एंड शी केम कि जी मुझे दिख नहीं रहा दोनों आँखों से। एंड व्हेन वी आस्क्ड हिस्ट्री कि जी आपको कब से है शुगर, कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे शुगर है। एंड देन वी एग्जामिन्ड, उसकी दोनों आँखों के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पर्दे के ऊपर ट्रैक्शन बनी हुई है, सब दिक्कतें चल रही हैं। एंड फाइनली वी ऑपरेटेड ऑन हर। तो अभी उसकी एक आँख की हमने कर दी है सर्जरी, एंड शी हैज़ गॉट गुड विजन बैक। अब शी इज़ शेड्यूल्ड मे बी नेक्स्ट वीक, और उसकी हम दूसरी आँख की प्लान कर रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करो कि हाउ बिग अ ट्रॉमा इज़ टू अ फैमिली, कि भी आपकी अभी अभी मैरिज हुई है एंड यू आर लैंडिंग इन सच अ सिचुएशन कि जहाँ पे मतलब एक मेजर बीमारी आपके बिल्कुल। पता लगा कि भाई ये हो गया मुझे। जी जी जी। सर टाइप 1 टाइप 2, और आपने कहा कि अभी शादी के बाद एक पेशेंट आपके पास आया, मेरा इसी से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है। बहुत सी बार हम देखते हैं जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनका डायबिटीज़ चेक किया जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी होने के चांस हो सकते हैं। अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको होने वाले बच्चे को भी चांस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के कि वो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी का शिकार हो सकता है? नहीं, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी एज सच, इसको हम कहें कि माँ को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चे में पैदा होते ही हो जाएगी, वो वैसी सिचुएशन नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये है कि अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चे को जब बड़ा होगा अच्छा। तो उस टाइम पे वो बच्चा स्लाइटली मोर प्री डिस्पोज्ड है डायबिटीज़ को होने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ जेनेटिक लिंक। हाँ। कि अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने के लिए एक थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसमें यही है कि जिनके पेरेंट्स को शुगर है, मदर को है या फादर को है, और कई फैमिलीज़ में हमने देखा है कि दोनों को होती है, मदर को भी होती है, फादर को भी होती है। तो उसमें जो उनके बच्चे हैं दे शुड बी स्लाइटली मोर अलर्ट ओके। रिगार्डिंग देयर ब्लड शुगर लेवल्स, के वो अपना एनुअल एक चेकअप कराते रहें कि भाई हमें शुगर तो नहीं हो रही, शुगर तो नहीं हो रही, है ना। तो वो एक स्टेप वो ले सकते हैं, और अपना जो रूटीन एक डाइटरी वो है, और जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो भी डाइटरी चेंजेस हैं वो अपना फॉलो करें, और एक रेगुलर इंटरवल पे अपने ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहें। एज सच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे से माँ को ट्रांसफ़र नहीं होती, अच्छा। ओके। ठीक है, बट वो जेनेटिक लिंक है उसका एक, कि भाई जब बच्चा बड़ा होगा 35 साल का, 40 साल का जब वो होगा, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है इस बीमारी के लिए, तो आई नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस डिजीज़। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया अभी जो आपने केस बताया, और डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि ब्लीडिंग होती है अंदर पर्दे पर,
क्या बाहर कुछ नज़र आता है, क्या बाहर रेडनेस नज़र आती है, क्या गुलाबी आंखें हो जाती हैं वाकई में? चलिए मैं अब आपको डायबिटीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है, तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि भाई इनिशियल स्टेज में तो पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, उसको लगता है ठीक कि भाई सब ठीक चल रहा है। ठीक है। तो उस इनिशियल स्टेज में जो हमारी पीछे की ब्लड सप्लाई है, जो रेटिना की ब्लड सप्लाई है, वो धीरे धीरे उस पर असर आना शुरू होता है। असर आने में क्या है, इनिशियल स्टेजेस के अंदर थोड़ी बहुत ब्लड के स्पॉट आ जाएंगे, और जो एकदम अर्ली साइन है उसको हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म्स के आउट पाउचिंग। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे एक ग्रेप शेप लाइक वो लीजन बन जाता है उसमें, जैसे वेसल है वो ऐसे घूम के बन जाएगी अंगूर की तरह, उसको हम कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म बन गया। अब वो वेसल की एक डिफॉर्मिटी है कि वेसल अपना नॉर्मल आर्किटेक्चर या कॉन्टूर नहीं मेंटेन कर पा रहा। ओके। तो अब अगर इससे हम और आगे बढ़ें तो ये जो आउट पाउचिंग है, इनमें से आँख का जो फ्लूइड है वो लीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो फ्लूइड जब लीक होता है तो वो हमारे बारीक नज़र का जो हिस्सा है, जहाँ पर हमारी सारी नज़र बनती है, वो पानी उस एरिया के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मैकुलर एडिमा, के आपके पर्दे में सूजन आनी शुरू हो गई है। अच्छा। ये वो स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि भाई अब कुछ दिक्कत आ रही है मुझे, बिकॉज अब उसके बारीक नज़र के हिस्से पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और दिक्कत इस स्टेज पे जो आती है वो मेनली ये कि पेशेंट ये कहते हैं कि भाई मुझे दिख तो रहा है बट मैं उतनी शार्प नहीं है मेरी विजन, मैं फोकस नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे सारे लेटर वेवी दिख रहे हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो वो कहेंगे कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है लाइन मुझे। सम पीपल डू कंप्लेन कि मुझे फ्लोटर दिख रहे हैं, काले काले छोटे छोटे डॉट 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 से दिख रहे हैं। सो हर पेशेंट के अंदर इस स्टेज में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो बीमारी कौन से हिस्से पे अफेक्ट कर रही है, पेशेंट का क्या काम है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके आगे अगर बीमारी यहाँ पे भी पेशेंट को नहीं समझ में आई और उसने अपना चेकअप और बाकी सारे मेजर्स नहीं लिए, तो बीमारी और थोड़ी सी आगे प्रोग्रेस कर जाती है। अब इसमें जो प्रोग्रेस होता है उसमें वो ब्लड के स्पॉट और इंक्रीज़ हो जाते हैं। सिर्फ पर्दे में सूजन की जगह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ड एक्सुडेट्स, कि वो पीले पीले धब्बे पर्दे के आसपास जमा होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे पेशेंट की एक्चुअल में विजन ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, कि जब हम चार्ट पे उसको पढ़ाते हैं तो पेशेंट ऊपर के 2 लाइन पढ़ पाएगा, 3 लाइन पढ़ पाएगा, पूरा चार्ट ही उससे नहीं पढ़ा जाएगा। बाई एंड लार्ज अगर कोई भी पेशेंट थोड़ा बहुत भी अपने शरीर को लेके जागरूक है तो वो इस स्टेज पे मैनिफेस्ट कर देता है। अगर यहाँ पे भी नहीं आया तो स्टेज 4, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसका ये मतलब हुआ कि अब पर्दे के ऊपर नई खून की नाड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ओके। ठीक है, अब ये नई खून की नाड़ियाँ पर्दे के साथ चिपक जाती हैं कस के, किसी किसी केस में ये पर्दे को खिंचाव डाल देती हैं, ऐसे पर्दा लिफ्ट होना शुरू हो जाता है जगह जगह से, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। कई केसेस के अंदर ये खून की नाड़ियाँ जो हैं ये इतनी वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं कि ये बस्ट कर जाती हैं, तो ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग होने से सडनली एकदम विजन ड्रॉप होता है। ओके। तो इसमें काफ़ी पेशेंट हैं वो कहते हैं कि कल तक तो मुझे ठीक था, अचानक से क्या हो गया, बट वो अचानक से नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हो रहा वो हो धीरे धीरे रहा है। आपको लग रहा है अचानक से हुआ है क्योंकि आपने वो ध्यान नहीं दिया जब तक वो जी जी जी। चल रहा था। अब इस पॉइंट पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो गलती कहाँ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की विजन कम हो रही होती है और वो लोग ये सोचते हैं कि ये हमें कैटरेक्ट बन रहा अच्छा। है ना, ये सफ़ेद मोतियाबिंद आ रहा है और ये हम करा लेंगे, इसमें तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है। बट वो सफ़ेद मोतियाबिंद नहीं, वो पीछे पर्दे के ऊपर दिक्कत चल रही होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि भाई अगर आपको विजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट के बाद एक जाके अपनी आई का प्रॉपर चेकअप कराना है। खुद ही एज्यूम नहीं करना जी। कि मुझे कैटरेक्ट हो गया है, ठीक है, वो तो जब आप चेकअप कराओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एक्चुअल इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके। तो ये सर जैसे आपने कहा भी मोतियाबिंद की बात करी है और मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करूं, तो ये दोनों एक ही समझें या ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं? नहीं, ये दोनों बीमारी अलग अलग हैं,
बट ये एक ही पेशेंट में दोनों हो सकती हैं। लिंक है दोनों का एक दूसरे से? हाँ, मतलब डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी बन जाता है। अच्छा तो कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, जी। ठीक है। तो कैटरेक्ट तो सिंपल ये है कि वो लेंस जब टाइम के साथ धुंधला हो जाता है उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये हमारे पीछे पर्दे के ऊपर असर डालती है, ये बैक साइड रहती ये है बैक जैसे साइड पे असर डालती है। तो दोनों डिजीज़ टोटली अलग हैं, हाँ। ठीक है। बट ये एक ही पेशेंट में एक ही टाइम पे दोनों हो सकती हैं। चांसेस पूरे हैं। चांसेस हैं कि दोनों, आपको कैटरेक्ट भी हो और पीछे शुगर का भी असर चल रहा हो। और सर दोनों को अगर ये प्रॉब्लम, एक पेशेंट को दोनों प्रॉब्लम हो गई हैं तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा फिर? क्या कोई अब लेज़र देखो, है या कैसे? इसमें जो ये क्वेश्चन है ये पेशेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है और कैटरेक्ट भी है तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई अब हम किसका ट्रीटमेंट पहले करें, ठीक है। तो अगर आपको दोनों बीमारियां हैं तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई कैटरेक्ट को पहले ट्रीट करना है कि रेटिना को पहले ट्रीट करना है। तो बाई एंड लार्ज इन मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन हम रेटिना को पहले ट्रीट करते हैं, बिकॉज रेटिना में जो डैमेज हो जाए वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जितनी नज़र चली गई उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं वहाँ पे, बट हर केस के अंदर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो प्रायोरिटी हमेशा इस चीज़ के लिए रहती है कि अगर पेशेंट को दोनों चीज़ें हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है और कैटरेक्ट भी है, तो पहले हम रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि भाई रेटिनोपैथी इसकी स्टेबलाइज हो गई है, जो शुगर का पर्दे पे असर आ रहा है वो स्टेबलाइज हो गया है, तो फिर हम कैटरेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आपका कैटरेक्ट इतना ज़्यादा है जी। कि पीछे का पर्दा दिख ही नहीं रहा और पीछे के पर्दे की ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम पहले रेटिना, इसकी कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं और उसके बाद फिर रेटिना का जो ट्रीटमेंट है वो आगे फॉलो करते हैं। तो ये मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पेशेंट्स जिनको दोनों दिक्कतें हैं वो अपनी कैटरेक्ट सर्जरी करा के ये ना सोचें कि भाई हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। वी हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स कि आपने कैटरेक्ट सर्जरी कर दी, डिस्पाइट आप 2 बार 4 बार हर विजिट पे उनको बताते हो कि भाई ये पर्दे में इशू है, इसका भी ट्रीटमेंट चलेगा, उनको ये लगता है कि बस कैटरेक्ट हो गया और ख़त्म। अब वो रेटिना की बीमारी धीरे 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 करके वो बढ़ती है, फिर वो 6 महीने 1 साल के बाद आते हैं वो एकदम हिट करने लगती है कि भाई अब हमारी नज़र फिर से क्यों कम हो गई, है ना। तो ये जब दोनों चल रही हैं तो आपने दोनों बीमारियों का ध्यान रखना है। अच्छा सर, जब ये बात आती है कि विज़न वीक हो रहा है डायबिटीज़ से या किन्हीं भी कारण से, तो एक चीज़ और कही जाती है आयुर्वेद में, सन गेजिंग करो, सूर्य त्रियाटक करो। ये बताइए कि ये कितना हेल्दी है आँखों के लिए? देखो, हमारी जितनी एक्सपीरियंस है लास्ट 20-22 साल की, डायरेक्ट सन गेज नहीं करना चाहिए किसी भी पेशेंट को, नहीं करना है। नहीं करना क्यों चाहिए। सर? अब देखो, आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि जब एक्लिप्स होता है तो क्या कहा जाता है हमें कि भाई सूरज को नहीं देखना, सूरज में तो कुछ बदला नहीं, सूरज तो सेम ही है ना। तो ऐसा एक्लिप्स में क्या हो गया जो मतलब वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा देगा। उसका रीज़न ये है कि जब एक्लिप्स होता है तो सन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो एट दैट टाइम यू कैन गेज एट सन, आप सूरज को देख सकते हो। अदरवाइज आप जो ब्राइट सन है, दोपहर 12 बजे का सूरज आप नहीं देख सकते, तो इतना ब्राइट होता है कि आपकी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बट ड्यूरिंग एक्लिप्स बिकॉज इंटेंसिटी उसकी कम हो गई सन की, तो यू कैन गेज एट इट। तो जब वो आप डायरेक्ट गेज करते हो तो उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट और लाइट निकल रही हैं वो आपके रेटिना को डायरेक्ट डैमेज करती हैं। ओके। तो डायरेक्ट गेजिंग एट सन इज़ नॉट एडवाइजेबल। सेम थिंग हैपन्स जब सूर्य प्रणाम करते हैं, मॉर्निंग में जब सूर्य प्रणाम करते हैं उस समय भी सन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। ओके। तो पेशेंट्स को हम कहते हैं कि भाई आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको देखो नहीं आप डायरेक्ट। तो कॉन्स्टेंटली लोग देखते हैं और वो अगर आप ओवर टाइम पीरियड करे जा रहे हो, साल पे साल पे साल, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यू कैन बो डाउन योर हेड, आप सर झुका के पानी चढ़ा लो, जी जी। डोंट गेज एट सन। उससे मतलब कोई फ़ायदा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, वो आपकी आंखों को ज़रूर ओवर टाइम पीरियड नुकसान पहुंचा सकता है।
बट सर इसमें ना आयुर्वेद डॉक्टरों का ये भी कहना होता है कि अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो सन को तो आपकी रोशनी बढ़ रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ घासों पे आप चल रहे हो सुबह मॉर्निंग में और आप सूरज को देखोगे तो आंखों की रोशनी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एक टिप्स वो दी जाती है कि अगर आंखें कमज़ोर है तो आप ऐसा कीजिए आंखें ठीक हो जाएंगी। तो फिर आप इससे सहमत नहीं है? देखो, मैं पार्टली सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए कि डायरेक्ट नहीं देखना, सनलाइट ज़रूरी है, ओके। सनलाइट इज़ वेरी मच असेंशियल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टकटकी लगा के सूरज को देख रहे हो। 2 घंटे की रोशनी हमारे शरीर के लिए पूरे दिन में ज़रूरी है, और वो स्टडीज़ में भी बताया गया है कि जिन बच्चों को 2 घंटे की सनलाइट एक्सपोजर नहीं है उसमें चश्मे का नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। और उसका रीज़न ये है कि सनलाइट बेसिकली मीन्स कि यू आर एक्सपोज टू आउटसाइड वर्ल्ड, कि आप अपने कमरे से निकल के बाहर हो। आप चाहे अपने गार्डन में हो, पार्क में हो, छत पे हो, बट आप कमरे से बाहर हो तभी 2 घंटे की सनलाइट मिलेगी आपको। तो उससे हमारे शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि भाई मुझे दूर भी देखना है ना। तो जब शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि मुझे दूर भी देखना है तो ऑटोमेटिकली आपकी आई जो है या बॉडी है वो एडजस्ट करती है इस चीज़ के लिए कि भाई दूर भी देखना है। बट आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ जो काम है वो हमारा हो गया इस पे लैपटॉप, मोबाइल, और सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बच्चों की कम हो गई हैं। जी। सो ये 2 मेन रीज़न हैं जो अभी देयर इज़ सडन स्पर्ट जो हम देख रहे हैं कि भाई बच्चों में ग्लासेस का नंबर काफ़ी आ रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा आने लग गया है, क्योंकि अब ये स्कूल से जो होमवर्क है बच्चों का वो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है या उनकी वेबसाइट पे आ रहा है। पहले वो डायरी में लिखते होते थे, अब वो बंद हो गया, अब वो मोबाइल सब पे डिजिटल आता कर है, दिया। डिजिटल हो गया। है ना। तो ये जो चेंज है, जो लाइफस्टाइल में ये हमारी चेंज आया है, इसकी वजह से ये ग्लासेस के नंबर में इतना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सर क्या आँखों को हेल्दी रखने की कोई एक्सरसाइज भी होती हैं, अगर आप बता सकें? देखो, यूजली वो एडवाइस करते हैं कि आप चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे जो 8 डायरेक्शन में हैं उसमें आइस को घुमाइए, उससे बेनिफिट होता है। बट जो हम लोग जो एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, समटाइम्स आजकल जो नियर वर्क की वजह से पेशेंट्स डू कंप्लेन कि भाई हेडेक हो रही है, और 12-1-2 बजे के बाद सम कंप्यूटर प्रोफेशनल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू देयर वर्क। पेशेंट वो आते ही इस कंप्लेन से हैं कि भाई 12 बजे के बाद मन ही नहीं करता काम करने का। जी जी। तो उसमें 2 रीज़न हैं। एक तो है आई मसल वीकनेस, जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप एक पेन की टिप ले सकते हैं अच्छा। एंड उसको धीरे धीरे पास ला सकते हैं। जब वो पेन की टिप धुंधली हो जाए या डबल हो जाए फिर आप दूर ले जाइए, फिर धीरे धीरे पास लेके आइए, ठीक है। तो ये आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज ये आपको सुबह करनी है, अच्छा। जब आप सो के उठें, जब आप फ्रेश हों, ये तभी करनी है। अब मान लो किसी दिन आप भूल गए और दिन में याद आ गया आपको 2 बजे के, यार आज तो नहीं करी मैंने, तो दिन में नहीं करनी। अच्छा। जी जी। क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है कि सुबह जब आप फ्रेश हो तभी आप अपनी मसल्स को स्ट्रेन कर सकते हो। जी। एक थके हुए आदमी को और नहीं दौड़ा सकते। बिल्कुल। 12-2 बजे तो आई ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसको अगर आप पुशअप पे लगा दोगे तो फिर वो और हेडेक की इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड, एक एक्सरसाइज तो नहीं कहेंगे बट एक रूटीन है जिसको हम कहते हैं 20-20 रूल, जी। ठीक है। कि जो भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स अपना सिस्टम पे जिनका लॉन्ग एक्सपोजर है, कि भाई आपने हर 20 मिनट के बाद जी। एक 20 सेकंड का गैप देना है। अच्छा। अब वो जो गैप है उसमें आप कोई दूर आपने कोई चीज़ रखी हुई है, अगर ऑफिस में कोई विंडो वगैरह है तो आप बाहर देख सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं है, क्लोज्ड इन्वायरमेंट है तो आप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। तो उससे वो एक ब्रेक मिल जाएगा, और ड्राइनेस की जो कंप्लेन होती है इन प्रोफेशनल्स में उसमें भी रिलीफ मिलेगा। ड्राइनेस से होता क्या है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ओपन योर आइज़, ड्राई आई की वजह से, तो वो स्ट्रेन करके ऐसे खोलते हैं आँख फिर। जी जी। अब ये सारी स्ट्रेन होगी आपकी। यस यस। अब आप कॉन्स्टेंटली अगर ये स्ट्रेन कंडीशन में 1 घंटे 2 घंटे बैठे हो तो वो शाम होते होते ये सब पेन शुरू हो जाता है आपको। तो बस ये जो है बेसिक सी चीज़ें, ये आपको अपनी रूटीन में ध्यान रखनी है। सर जैसे कि आप I7 हॉस्पिटल से हैं, वहाँ पे आप वर्किंग हैं,
मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, वो आपके पास सर्जरी के लिए आ रहा है, तो आपकी स्टेजेस क्या होती हैं किसी की भी सर्जरी करने के लिए, थोड़ा सा इसको बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक डिटेल चेकअप होता है पेशेंट का, कि भाई उसकी विज़न कितनी है, क्या कंडीशन है आई की। तो इससे पहले मैं जाऊं कि डायरेक्ट सर्जरी पे हम क्या करते हैं, तो हम जान लेते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। तो इनिशियल जो स्टेज है जिस पे विज़न पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस स्टेज में तो हम पेशेंट को सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपनी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर कंट्रोल रखिए। और ज़्यादातर केसेस में अगर वो कंट्रोल हम मेंटेन करके रख रहे हैं तो ये बीमारी वहीं पे रुक जाती है या किसी किसी केस में रिवर्स हो जाती है। बट अब अगर इसमें प्रोग्रेस कर गई डिज़ीज़, जी। कि मान लीजिए कि भाई उसको बारीक नज़र के हिस्से पे सूजन आ गई और उसकी विज़न डाउन होनी शुरू हो गई, तो इसमें पहले ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये किस स्टेज पे है इसकी बीमारी। तो उसके लिए दो इन्वेस्टिगेशन यूजली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। एक है ओसीटी। ओसीटी के अंदर एक हमारे पीछे पर्दे का स्कैन हो जाता है, रेटिना का स्कैन, जिससे हमें पर्दे की लेयर बाय लेयर एनालिसिस मिल जाती है कि भाई उसमें कितनी सूजन आ रही है, पर्दे पे कोई खिंचाव वगैरह तो नहीं बना हुआ। सेकंड है एक एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी भी बड़ा सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन है, बाजू में एक इंजेक्शन लगा के आँख की हम फ़ोटो खींचते हैं। उससे ये पता लगता है कि ये जो पानी का लीकेज है ये कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। ओके। ब्लड वेसल अगर बंद हैं तो ये कहाँ पे बंद हो रही हैं, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की लीकेज कहाँ से हो रही है, कोई नई ब्लड वेसल, खून की नाड़ियाँ तो नहीं बन रही। सो ये दो इन्वेस्टिगेशन आई की कंडीशन जानने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड के टेस्ट भी लिखते हैं ये देखने के लिए कि इसका डायबिटिक कंट्रोल कैसा चल रहा है पेशेंट का, और शुगर के आँख के अलावा बाकी हिस्सों पे क्या असर डाला है डायबिटीज़ ने, अच्छा। कि उसने किडनी का फंक्शन कैसा है, कि भाई किडनी के यूरिन में प्रोटीन और बाकी चीज़ें तो नहीं निकल रही। बिकॉज इसमें हमें एक होलिस्टिक अप्रोच हम लेके चलते हैं जब ट्रीटमेंट हम करते हैं पेशेंट का। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ आँख का ही इलाज करना है, भाई बाकी शरीर भी तो, आँख भी उसी का पार्ट है ना। तो अनलेस एंड अनटिल आप उस बाकी चीज़ को देखोगे तो सिर्फ आई अलोन करके बात नहीं बनेगी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम एक इनिशियल वर्कअप में पेशेंट की देखते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन उसकी जो भी कंडीशन आती है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में एक तो है इंजेक्शंस, कि आँख के अंदर सूजन कम करने के लिए हम वो इंजेक्शन लगाते हैं। और अगर खून की नाड़ियाँ बन रही हैं या कोलेस्ट्रॉल लीक हो रहा है तो वहाँ पर हम लेज़र का एक एडिशनल ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई करते हैं। अब इंजेक्शन के अंदर यही है कि ये पेशेंट को बार बार लेने की ज़रूरत होती है। ये मतलब पेशेंट ये ना सोचें कि ये भाई वन टाइम है कि मैंने एक लगवा लिया और ख़त्म, जी जी। बट ये बार बार लगाने की ज़रूरी पड़ सकती है इंजेक्शंस को। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर तो इंजेक्शन और लेज़र से हम डिज़ीज़ को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। जी। बट किसी किसी केस में जो हमारे पास लेट आया है, जो आपने पूछा कि एकदम ही सर्जरी वाली स्टेज पे आ गया, कि जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है और खिंचाव बन रहा है, ये हो रहा है, तो वहाँ हमारी कोशिश ये रहती है पहले कि सबसे पहले तो उसके सिस्टमिक पैरामीटर्स जो हैं वो स्टेबलाइज किए जाएं। कि अगर उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई सर्जरी वगैरह कुछ प्लान नहीं होगी। सबसे पहले तो ये होगा कि भाई आप अपनी शुगर मेंटेन करो। अब उसमें 2 हफ्ते लगें, 3 हफ्ते, महीना, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, कि वो आपने स्टेबलाइज करना है। इन द मीन टाइम अगर आँख की कंडीशन में हम लेज़र कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली लेज़र ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं कि भाई जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है कुछ तो इसमें स्टार्ट करें। और एक बार लेज़र वगैरह कंप्लीट हो गया और उसकी शुगर स्टेबलाइज हो गई और उसको सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर उसकी हम सर्जरी प्लान करते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने बार बार एक ही चीज़ रिपीट करी कि अगर डायबिटीज पेशेंट है तो सबसे पहले उन्हें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होता है। पहली चीज़ हम ये समझ चुके हैं। दूसरी, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ आपके अकॉर्डिंग और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोई टिप्स ऐसी या कोई डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, वो आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सिर्फ डायबिटीज़ अलोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल जो आँख में हमारे दिक्कत हो रही है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आँख के अलावा भी हम
बाकी शरीर भी देखते हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी में इशू चल रही होती है, उनको साथ में ब्लड प्रेशर भी होता है, कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो अगर उनकी किडनी में दिक्कत आती है कि यूरिन में हम प्रोटीन एक हम चेक कराते हैं पेशेंट्स का, अगर प्रोटीन आउटफ्लो बहुत हो रहा है तो आप आँख में जितना भी ट्रीटमेंट करते रहो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जी जी जी। तो हम इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर हैं उनकी हेल्प लेते हैं। पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई आप एक बार उनसे जाके मिलिए, फिर जो भी वो एडवाइस करें। सम ऑफ दीज पेशेंट्स आर ऑन डायलिसिस, ये बड़ी कॉमन अभी जो हैं दैट पेशेंट्स आर ऑन डायलिसिस और साथ में आँख में भी इशू चल रही जी है। बिल्कुल। इन पेशेंट्स में एक बड़ी मेजर दिक्कत आती है कि डायलिसिस के लिए ये लोग एक दवाई यूज़ करते हैं हेपेरिन, अच्छा। ओके। जिससे ब्लड चलता रहे, क्लॉट ना बने ब्लड की। अब ये हेपेरिन में दिक्कत ये है कि ये ब्लीडिंग कर देता है, ये क्लॉट बनने नहीं देता। तो जो पेशेंट हफ्ते में मान लो 2 बार 3 बार डायलिसिस पे है और वो हेपेरिन ले रहा है तो उसमें आँख में भी ब्लीडिंग होने की रिस्क उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये अजीब सी सिचुएशन होगी कि उसको clot ही नहीं डायलिसिस बन भी रही। ज़रूरी है, उसके लिए हेपेरिन ज़रूरी है, और वो हेपेरिन आँख में ब्लीडिंग भी कर सकती है ना। हालांकि वो हेपेरिन फ्री आजकल करते हैं डायलिसिस, बट उसकी भी एक अपनी मेरे ख्याल से लिमिटेशन है कि कितने टाइम तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो पेशेंट्स को ये है कि भाई आप इस स्टेज पे लैंड ही मत करो यार, आप पहले ही ध्यान रखो अपना, ये प्लस माइनस टाइप सिचुएशन हो जाती है। सेकंड जो आपने पूछा कि भाई डाइटरी उसमें क्या ले सकते हैं, तो डाइटरी में सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल जो है यस। कि जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे उतने आपके शरीर का नुकसान होगा। ये एक सिंपल फिलॉसफी है जो आप अपने खाने के लिए कोई भी पेशेंट अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आपको जूस पीना है कि खाना खाना है, ये फ्रूट खाना है, हाँ। कि भाई फ्रूट खाना है। जूस इज़ प्रोसेस्ड, कि बिल्कुल। वो पल्प तो चाहे वो आपने फ्रेश अपने आँख के सामने उसने निकाला हो, ठीक है। जूस इज़ प्रोसेस्ड क्योंकि आपने उससे फाइबर और वो सारा जो है वो निकाल लिया। सो अब आप एक इमेजिन करो कि एक डायबिटिक पेशेंट ने एक ग्लास जूस का पी लिया, उसकी शुगर इमीडिएटली इट विल स्पाइक, हैं, रादर देन ईटिंग सेम 1 ऑरेंज, उससे हो सकता है उतना फ़र्क नहीं पड़े बिकॉज वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो दिस गोज़ फॉर एनीथिंग। तो एक तो आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, ठीक है। ठीक है। जो अनप्रोसेस्ड है वो आप खाओ, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करो, एंड रेस्ट जो आपके डायबिटिक फिजिशियन हैं जो भी आपको उन्होंने एक डाइटरी चार्ट बना के देते हैं आजकल सब लोग कि भाई आपने क्या क्या कितनी कैलोरीज़ के हिसाब से कैसे लेना है, वो आपने फॉलो करनी है। अपनी दवाई और इंसुलिन जो भी फिजिशियन ने एडवाइस करी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल सर, मतलब जिस तरह से पूरा आपने इस पॉडकास्ट में हमें बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, और लोग भी जागरूक होंगे और जो प्रॉब्लम अगर वो उससे फेस कर रहे हैं तो उनको आपके पास आने से पूरा ट्रीटमेंट मिल पाएगा, मैं ये कहूँगा। थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।